अध्याय 707 बिनीश बास्टन की हार। जैसे ही घोस्ट कॉप्स का स्टरे प्रेत शव शापित व्यू ने एक पीक टियर किंग शीर्ष स्तरीय राजा के मांस और रक्त को सोखा, ये विकसित होने लगा और लाल आंखों के जोड़े दिखाई देने लगे। ये लाल आंखें शापित प्रेत शवों से आई थीं। जब वे सब एक साथ इकट्ठा हुए तो नफरत की एक भयानक मानसिक ऊर्जा शक्ति प्रकट हुई जो वॉइड गॉड रियलम के राजाओं के दिलों को भी ठंडा करने और वॉइड गॉड रियलम से नीचे के किसी भी व्यक्ति को पागल कर देने के लिए पर्याप्त थी। नकुल शॉ के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। घोस्ट कॉप्स का स्टरे एक और स्तर पर पहुंच गया था और सभी प्रेत शव विकसित हो चुके थे। श्वा लिटिल थीविंग कैट छोटे चोर बिल्ली के नियंत्रण में वे लाल आंखें फीकी पड़ने लगीं। डार्क ड्रैगन किंग की मौत के साथ पायरेट सेक्रेड लैंड समुद्री डाकुओं की पवित्र भूमि के गद्दारों का आखिरकार खात्मा हो गया। पायरेट किंग्स समुद्री डाकू राजा आहें भरे बिना नहीं रह सके। 100 साल तक राज करने वाला एक बड़ा समुद्री डाकू सरगना इस तरह मारा गया था। सब लोग एक साथ हमला करो। समुद्री डाकुओं ने प्रतिक्रिया दी और सम्राट बिनीश बास्टन पर हमला करना शुरू कर दिया। डोमेन स्तरीय राजाओं ने आगे बढ़कर धावा बोला जबकि सामान्य राजाओं ने दूर से मार करने वाले हमलों का इस्तेमाल किया। वॉइड गॉड रियलम के राजाओं के रूप में वे हजारों और दसियों हजार वर्षों तक जीवित रह सकते थे। अपने जीवन काल में दूर से मार करने वाला कोई हथियार जुटाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। कोल्ड मून किंग और जॉइंट शार्क किंग सहित लगभग 20 राजाओं ने अपनी किंग इंटेंट, राजा की मंशा और मैग्निफिकेंट पावर, भव्य शक्ति को प्रवाहित किया और सम्राट बिनीश बास्टन पर अपने हमले बोल दिए। सम्राट बिनीश बास्टन, डार्क ड्रैगन किंग मर चुका है। अब आपके अकेले पीछे रहने का क्या औचित्य है? जॉइंट शार्क किंग ने धीमी आवाज में कहा। 20 राजाओं के एक साथ आ जाने से सम्राट बिनीश बास्टन के खिलाफ उनका पलड़ा निश्चित रूप से भारी था। उनके बीच बालक प्रताप सिंह के स्काई सीलिंग पाम, आकाश कीलक हथेली ने सम्राट बिनीश बास्टन की इंटेंट और शाही शक्ति को दबा दिया, जिससे उनकी ताकत और भी कम हो गई। सम्राट बिनीश बास्टन गुस्से से उबल रहे थे। उनके जैसा सम्राट वास्तव में ऐसी स्थिति में मजबूर हो गया था। बूम बूम बूम। जैसे ही पीक टियर राजाओं, डोमेन स्तरीय राजाओं और सामान्य राजाओं ने हमला किया, सम्राट बिनीश बास्टन हारने लगे। यहाँ तक कि अगर वह इस घेरे को तोड़कर बाहर निकलना चाहते तो भी उन्हें इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती। भले ही डार्क ड्रैगन किंग मर गया हो, लेकिन मैंने उससे जिन लोगों को मारने का वादा किया था, मैं उन सभी को मार डालूंगा। सम्राट बिनीश बास्टन बेरहमी से हंसे और जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, गहरा लाल कोहरा हिलने लगा। एक लिटिल वर्ल्ड, लघु संसार की रूपरेखा हवा में उभरने लगी और उसने राजाओं के हमलों को रोक दिया। सम्राट बिनीश बास्टन, आपका लिटिल वर्ल्ड साकार होने के बाद भी आप हमारे हमलों को नहीं रोक पाएंगे। ऐसा करने का क्या फायदा? कोल्ड मून किंग और जॉइंट शार्क किंग ने हमला करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की। इस समय सम्राट बिनीश बास्टन बस अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनका लिटिल वर्ल्ड साकार होने के बाद उनकी रक्षा और आक्रमण दोनों नाटकीय रूप से बढ़ गए थे। पेंग 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 बैम। हालांकि इन राजाओं की युद्ध शक्तियां नदियों और महासागरों को उलट सकती थीं। वे अंतर्देशीय क्षेत्रों में अद्वितीय थे। सम्राट बिनीश बास्टन का लिटिल वर्ल्ड तुरंत ही छेदों से भर गया। मुझे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उन 3 लोगों का वध करके रहूंगा। एक सम्राट होने के नाते सम्राट बिनीश बास्टन का अपना गौरव था, जिसने उन्हें इतनी आसानी से हार मानने की अनुमति नहीं दी। इसलिए उन्होंने हमलों की बौछार को रोकने के लिए अपने लिटिल वर्ल्ड का भी उपयोग किया। उनकी आत्मा और ट्रू युआन उबलने लगे और उनके हाथ में एक जलती हुई रक्तलाल तलवार बनने लगी। वह रक्तलाल तलवार 100 गज लंबी थी और एक अर्ध पारदर्शी लौ के साथ जल रही थी, जिससे एक प्रतिबंधित आभा निकल रही थी। मर जाओ। सम्राट बिनीश बास्टन का चेहरा नफरत से लाल हो गया और उन्होंने तलवार से वार किया। क्रैक। राजाओं के हमले बिखर गए और उस विशाल तलवार ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। यहाँ तक कि स्थानिक डोमेन, स्पेशियल डोमेन के टूटने की आवाजें भी आईं। इस हमले के तहत एक डोमेन स्तरीय राजा और 2 सामान्य राजा तुरंत रक्त और पानी के कुंड में बदल गए। कितना शक्तिशाली आक्रमण है! यहाँ तक कि स्थानिक डोमेन भी टूट गए। नकुल शॉ का दिल सुन्न हो गया। जब एक सम्राट अपना सब कुछ झोंक देता है तो उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा इस रक्तलाल तलवार ने आत्माओं को भी चीर दिया था। सम्राट बिनीश बास्टन, आप पागल हो गए हैं। आप अपनी जीवन शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। सब लोग एक साथ टीम बनाओ। समुद्री डाकू राजा सभी गुस्से में और स्तब्ध थे क्योंकि उन्होंने अपनी गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया था। हा, तुम समुद्री डाकुओं के झुंड, मर जाओ। सम्राट बिनीश बास्टन का चेहरा मर्डरस इरादों, हत्यारी मंशा से भरा हुआ था। स्काई सीलिंग 18 पाम्स। बालक प्रताप सिंह दहाड़ा और उसने अपनी पूरी रक्तरेखा ब्लडलाइन को जागृत कर दिया।
उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमकने लगा क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह से प्रताप सिंह इंटेंट में विलीन हो गई थी। उसकी हथेलियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं, लेकिन वे सभी सम्राट बेनिश बास्टन के लिटिल वर्ल्ड पर जाकर लगीं। स्काई सीलिंग 18 पाम्स। ये स्काई सीलिंग पाम्स की एक संपूर्ण तकनीक है। सम्राट बेनिश बास्टन की इंटेंट और लिटिल वर्ल्ड को दबा दिया गया। जैसे ही स्काई सीलिंग 18 पाम्स का इस्तेमाल किया गया, दबाव और कीलक सीलिंग प्रभाव और भी मजबूत हो गया। एक बार जब मैं अपने सभी स्काई सीलिंग 18 पाम्स का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा, तो मेरी कीलक की शक्ति 18 गुना अधिक मजबूत हो जाएगी। उस समय मैं स्वर्ग और पृथ्वी को भी कीलित कर सकता हूं। बालक प्रताप सिंह ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं। वास्तव में अभी वह अधिक से अधिक केवल 8वीं हथेली पाम का उपयोग कर सकता था। हालांकि तब भी यह आश्चर्यजनक था। वह एक पीक टियर किंग और एक पॉकेट डायमेंशन लघु आयाम को कीलित कर सकता था। अच्छा नहीं हुआ, मेरा लिटिल वर्ल्ड। सम्राट बेनिश बास्टन का दिल भारी हो गया। उनका आक्रमण, कौशल और मैग्निफिकेंट पावर सभी प्रतिबंधित हो गए थे। जब तक चौथा सीलिंग पाम आया, तब तक उनकी गति आधी रह गई थी और उनकी आक्रामक क्षमताएं 20-30% कमजोर हो गई थीं। मास्टर, मैं इस तकनीक का उपयोग केवल 8वीं हथेली तक ही कर सकता हूं। मैं उसे पूरी तरह से कीलित नहीं कर सकता, बालक प्रताप सिंह ने कहा। ये काफी है, नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार उनका विरोधी एक सम्राट था। सम्राट बेनिश बास्टन को स्काई सीलिंग पाम द्वारा दबा दिया गया था और 20 या उससे अधिक राजाओं द्वारा उन पर भयंकर हमला किया जा रहा था। उनका आधा लिटिल वर्ल्ड टूट चुका था। वाह! सम्राट बेनिश बास्टन ने आखिरकार मुंह से खून उगल दिया और वह थोड़ा पछतावा महसूस किए बिना नहीं रह सके। शायद उन्हें खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए था। उन्हें अपनी साख बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने वास्तव में अपने बारे में बहुत ऊंचा सोच लिया था। स्काई सीलिंग पाम द्वारा दबाए जाने के दौरान लगभग 20 राजाओं का सामना करने वाले एक सम्राट ने उन्हें लगभग निराशा में डाल दिया था। मास्टर, आखिरकार वह एक सम्राट हैं। आपको उनके जवाबी हमले से सावधान रहने की जरूरत है। बालक प्रताप सिंह 7वें पाम तक पहुंच चुका था और सम्राट बेनिश बास्टन पहले से ही घायल थे और अपने छिपे हुए पत्तों में से एक का उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे। भले ही इस चाल का उपयोग करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन ये सुनिश्चित करेगी कि मैं भाग सकूं और यहाँ के आधे लोगों को मार डालूं। सम्राट बेनिश बास्टन बेरहमी से हंसे। भागने से पहले वह इन लोगों को गंभीर रूप से घायल करने वाले थे। इस समय किसी को नहीं एहसास हुआ कि नकुल शॉ की बाईं आंख बैंगनी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इसके भीतर एक गहरा बैंगनी संसार था। उसके बाल भी हवा में उड़ते हुए बैंगनी हो गए थे। स्काई सीलिंग 8 पाम। बालक प्रताप सिंह ने अपने अंतिम स्काई सीलिंग पाम का उपयोग किया और सम्राट बेनिश बास्टन की आत्मा और मन दोनों भारी हो गए। राजाओं के हमलों के कारण उन्होंने एक और मुंह भर खून उगल दिया। उनका लिटिल वर्ल्ड बिखरने लगा, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। पास के कुछ राजा पहले से ही एक असहज और प्रतिबंधित आभा महसूस कर सकते थे। केवल नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा आई ब्लडलाइन की सम्राट बेनिश बास्टन के ट्रू युआन की गति और संचलन को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। कीलकिट सील अपने सबसे मजबूत स्तर पर है और उसका लिटिल वर्ल्ड टूट चुका है। ये सबसे सही मौका है। नकुल शॉ ने तुरंत अपनी आई ब्लडलाइन तकनीक का इस्तेमाल किया। शू गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग, ईश्वरीय कल्प वज्रपात की आभा बिखेरती हुई एक अर्ध पारदर्शी तलवार सम्राट बेनिश बास्टन के सीने को चीरती हुई निकल गई। हर तरफ खून बिखर गया और सम्राट बेनिश बास्टन का शरीर जम गया। उनकी छिपी हुई तकनीक जिसका वे उपयोग करने वाले थे, बीच में ही रुक गई। उस पल में उनका चेहरा लाल और सफ़ेद हो गया और उनके कान, नाक और मुंह से खून बहने लगा। पास के समुद्री डाकू राजाओं के मुंह खुले के खुले रह गए। वॉइड स्पेस आई स्लैश। नकुल शॉ की आंख और बालों का रंग वापस सामान्य हो गया। कोल्ड मून किंग और जॉइंट शार्क किंग की आंखों में झटका साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस युवक के पास इतनी भयानक शक्ति होगी। किसने सोचा होगा कि इस युवक का सबसे मजबूत पक्ष विंड लाइटनिंग इनहेरिटेंस, पवन विद्युत विरासत नहीं, बल्कि उसकी आई ब्लडलाइन थी। जैसे ही नकुल शॉ की गॉड स्पिरिचुअल आई, ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख का उपयोग किया गया, वहां उपस्थित राजाओं ने महसूस किया कि उनकी आत्माएं बेचैनी से ठंडी हो गई हैं। तो यह उसकी असली ताकत है और शक्ति का वह अंश, क्या वह गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग हो सकता है? बालक प्रताप सिंह ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसका दम घुट गया हो। वह कुछ समय पहले ही प्रताप सिंह इंटेंट के साथ विलीन हुआ था और उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। हालांकि नकुल शॉ का डार्क हॉट सीड अभी भी वहां था, फिर भी वह पहले से ही एक योजना बना रहा था।
हालांकि नकुल शॉ की आई ब्लडलाइन को देखकर उसने एक ठंडी सांस ली। वॉइड स्पेस आई स्लैश का सम्राट बेनिश बास्टन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। वॉइड स्पेस आई स्लैश अब प्रताप सिंह फॉरगॉटन गार्डन के समय की तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत था। पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग, बैंगनी विनाश पवन विद्युत अब स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग, रक्त लाल विनाश पवन विद्युत बन चुकी थी और यह गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग की शक्ति के साथ विलीन हो चुकी थी। शक्ति में अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। अगर यह एक अचानक किया गया हमला नहीं होता, अगर सम्राट बेनिश बास्टन स्काई सीलिंग पाम द्वारा प्रतिबंधित नहीं होते और उनका लिटिल वर्ल्ड टूटा नहीं होता, तो मैं उन पर इतनी आसानी से वार नहीं कर पाता। नकुल शॉ अहंकारी नहीं हुआ। एक सम्राट की अंतरिक्ष स्पेस की समझ और उनकी इंद्रियों के साथ सामान्य परिस्थितियों में वॉइड स्पेस आई स्लैश का सटीक बैठना कठिन होता। इस समय सम्राट बेनिश बास्टन की नाक, कान, आंख और मुंह से खून बह रहा था। वह मौत के कगार पर थे। कौन उम्मीद कर सकता था कि एक वॉइड गॉड रियलम सम्राट का ऐसा अंत होगा। विस्फोट। सम्राट बेनिश बास्टन ने अपने ट्रू युआन और आत्मा को जला दिया, जिससे टूटा हुआ लिटिल वर्ल्ड फट गया, जिसने या तो पास के राजाओं को मार डाला या उन्हें उड़ा दिया। पास के 5 या 6 वॉइड गॉड रियलम राजा तुरंत मारे गए, जबकि अन्य दूर जा गिरे। भाग्यवश लिटिल वर्ल्ड टूट चुका था। यदि यह अभी भी पूर्ण होता तो लिटिल वर्ल्ड के विस्फोट से होने वाली शक्ति 10 गुना अधिक मजबूत होती और शायद एक सम्राट को भी मार सकती थी। हुश। लिटिल वर्ल्ड के विस्फोट के बाद एक गहरा लाल कोहरा हवा में उड़ गया। इसकी गति नकुल शॉ की चरम गति से भी कई गुना तेज थी। बस एक पलक झपकते ही सम्राट बेनिश बास्टन नजरों से ओझल हो गए। मैं इसे नहीं भूलूंगा। सम्राट बेनिश बास्टन ने अपने दांत भींचे और भागने के बाद उनका चेहरा घातक हो गया। 1 घंटे बाद उनकी गति कम होने लगी थी और वे 18 कॉर्नर्स पायरेट सेक्रेड लैंड, 18 कोनों की समुद्री डाकू पवित्र भूमि के किनारों पर पहुंच गए। ठीक इसी समय एक ठंडा काला धातु का जहाज उड़ता हुआ आया। वॉइड गॉड रियलम सम्राट वेन लुआन दंग रह गया। कुछ समय पहले उसने और यिन यांग लॉर्ड ने आई ऑफ डेथ, मृत्यु की आंख की आभा का एक अंश महसूस किया था। वापस यहाँ आओ, यिन यांग लॉर्ड चिल्लाया। ऐसा लगता है कि इस सम्राट ने इंटेंट ऑफ डेथ, मृत्यु की मंशा की आभा को छुआ है। वेन लुआन और यिन यांग लॉर्ड के टोकन ऑफ डेथ दोनों ने कुछ महसूस किया। क्या? वापस यहाँ आओ। सम्राट बेनिश बास्टन का चेहरा काला पड़ गया। भले ही वे गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन उनकी आत्मा नष्ट नहीं हुई थी और उनके पास अभी भी उनकी युद्ध शक्ति का 50-60% हिस्सा बचा हुआ था। हालांकि तब भी वे ऐसी चीज नहीं थे जिससे एक पीक टेकिंग मुकाबला कर सके। अध्याय 708 गेज ऑफ डेथ, मृत्यु की दृष्टि। वेन लुआन और यिन यांग लॉर्ड स्पष्ट रूप से इतने अहंकारी नहीं थे कि वे यह विश्वास कर लेते कि वे एक सम्राट को रोक कर रख सकते हैं, भले ही वह गंभीर रूप से घायल ही क्यों न हो। सम्राट बेनिश बास्टन गुस्से से भरे हुए थे और उनके पास इसे निकालने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने होंठ चाटे और एक क्रूर मुस्कान के साथ वेन लुआन, यिन यांग लॉर्ड और जहाज पर मौजूद सभी डेथ गार्ड्स, मृत्यु रक्षकों को देखा। उन्हें लगा कि उनके भीतर कुछ जाना पहचाना सा एहसास है, जैसे कि वे उन्हें कहीं से जानते हों। इस व्यक्ति पर नकुल शॉ के निशान हैं। हमें इसे यहीं रोक कर रखना होगा। वेन लुआन और यिन यांग लॉर्ड ने एक दूसरे की ओर देखा। नकुल शॉ के वॉइड स्पेस आई स्लैश की चपेट में आने के बाद भारी मात्रा में आत्मिक शक्ति का उपयोग होने के कारण सम्राट बेनिश बास्टन पर इंटेंट ऑफ डेथ, मृत्यु की मंशा का एक अंश मौजूद था। दोनों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और तुरंत समझ गए कि क्या करना है। श्वा वे दोनों एक ही समय में एक अनूठा टोकन ऑफ डेथ बाहर निकाला। वे टोकन स्याही की तरह काले थे और उन पर मृत्यु का एक प्राचीन अक्षर लिखा हुआ था। दोनों से मृत्यु की एक ऐसी आभा निकल रही थी जो सीधे आत्मा पर वार करती थी। सम्राट बेनिश बास्टन ने महसूस किया कि उनकी आत्मा ठंडी पड़ गई है और वे असहज हो गए। उन टोकन से इंटेंट ऑफ डेथ विकीर्ण हुई और उसने सम्राट बेनिश बास्टन पर अपना निशाना साध लिया। वे टोकन, क्या ये हो सकता है? सम्राट बेनिश बास्टन को कुछ याद आया और उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। वेन टिल्ड दोनों टोकन के केंद्र से एक घोर काली आंख प्रकट हुई और एक सफेद रोशनी के साथ चमकने लगी, मानो मृत्यु की दुनिया से जुड़ रही हो। आई ऑफ डेथ, सम्राट बेनिश बास्टन चिल्लाए। उन्होंने जो सोचा था वह सही था। इस समय आई ऑफ डेथ की शक्ति वेन लुआन और यिन यांग लॉर्ड के टोकन ऑफ डेथ से बाहर निकलने लगी और ये पर्पल सेंट रूइंस के समय की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मजबूत थी। ये गुणवत्ता में अंतर के कारण था। पिछली बार जब आई ऑफ डेथ प्रकट हुई थी तो ये खुद टोकन ऑफ डेथ से आई थी, क्योंकि डेथ इंटेंट को इसमें संग्रहित और जारी किया जा सकता था,
जबकि इस बार वेन लुओन और यिन यांग लॉर्ड ने इसका उपयोग सीधे एम्परर ऑफ डेथ की आई ऑफ डेथ से जुड़ने के लिए एक सीधे माध्यम के रूप में किया था। सम्राट बिनीश बास्टन ने महसूस किया कि उनका दिल कांप रहा है, मानो वे अपने खुद के जीवन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हों। हालांकि व्हाइट गॉड रियलम के सम्राट होने के नाते वे पीछे नहीं हटे। कागज पर एम्परर ऑफ डेथ की साधना उनके जितनी ही थी, लेकिन वे एक प्राचीन सम्राट होने के साथ साथ गॉड आई ऑफ डेथ के वंशज भी थे। एम्परर ऑफ डेथ, अगर आप खुद व्यक्तिगत रूप से आते तो शायद मैं आपसे सावधान रहता, लेकिन ये तो केवल आपकी आई ऑफ डेथ है जो अंतरिक्ष के पार यात्रा कर रही है। सम्राट बिनीश बास्टन क्रूरता से हंसे और उनकी आत्मा लगभग जलने लगी क्योंकि उसने एक शक्तिशाली इंटेंट का रूप ले लिया था। वेन लुओन और यिन यांग लॉर्ड दोनों ने महसूस किया कि वे सांस नहीं ले पा रहे हैं और उनकी आत्माएं कांपने लगी, लेकिन भाग्यवश उनके हाथों में मौजूद टोकन ऑफ डेथ ने उन्हें आत्मविश्वास और एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान की। क्रैक! दोनों टोकन ऑफ डेथ अचानक टूट गए और हवा में आई ऑफ डेथ की एक जोड़ी प्रकट हुई। वे आंखें एक गहरी खाई की तरह काली थीं और वे नकुल शॉ की आई ऑफ हेवन के समान थीं। गेज ऑफ डेथ! बूम! आत्मिक आयाम में एक आवाज गूंजी और आई ऑफ डेथ की जोड़ी ने शांति से सम्राट बिनीश बास्टन की ओर देखा, मानो वे हेवनली दाव, स्वर्गीय नियम का हिस्सा हों। क्या? सम्राट बिनीश बास्टन ने महसूस किया कि उनकी आत्मा प्रतिबंधित हो गई है और वे अब इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। उनकी जीवन शक्ति जम गई थी और वे हिलने डुलने में असमर्थ थे। ऊपर हवा में आई ऑफ डेथ की जोड़ी घूमने लगी। असंभव! सम्राट बिनीश बास्टन संघर्ष करते हुए दहाड़े। हालांकि कुछ समय पहले की लड़ाई के बाद उनका लिटिल वर्ल्ड टूट गया था और वे घायल थे, जिससे उनकी केवल 50-60% ताकत ही बची थी। उन्होंने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास ऐसा करने की क्षमता ही नहीं थी। संघर्ष कर रहे सम्राट बिनीश बास्टन का आध्यात्मिक रूप धीरे धीरे उनके शरीर से बाहर खींच लिया गया। ये सम्राट बिनीश बास्टन की आत्मा थी। श्वा! सम्राट बिनीश बास्टन की आत्मा को आई ऑफ डेथ द्वारा एक काले भंवर में खींच लिया गया। गेज ऑफ डेथ! यह मास्टर की प्रसिद्ध तकनीक है, आत्माओं के बीच का टकराव। कमजोर आत्मा को छीन लिया जाएगा। वेन लुओन की आंखों में सम्मान झलक रहा था। गेज ऑफ डेथ को एक प्रतिबंधित आई ब्लडलाइन तकनीक माना जाता था, साथ ही यह गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता की प्रतिनिधि तकनीक भी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गॉड आई ऑफ डेथ का मालिक ही गॉड ऑफ डेथ था, लेकिन वास्तविक गॉड आई ऑफ डेथ केवल एक ही व्यक्ति के पास हो सकती थी और वे पहले कभी कैन महासागर में दिखाई नहीं दिए थे। हवा में बड़ी आई ऑफ डेथ गायब होने से पहले 1 या 2 सांसों के लिए रुकी। कई द्वीप क्षेत्रों के पार से गेज ऑफ डेथ का उपयोग करना और निशाना एक सम्राट है। इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ी होगी। यिन यांग लॉर्ड की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। कुछ समय बाद वैन टिल्ड संदेशों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टोकन वेन लुओन के हाथ में प्रकट हुआ। नकुल शॉ 18 कॉर्नर्स कैन्यन 18 कोनों की घाटी में है, जहां पायरेट एम्परर इनहेरिटेंस सेक्रेड लैंड है। टोकन से एक कमजोर आवाज आई। 18 कॉर्नर्स कैन्यन, पायरेट एम्परर की विरासत। वेन लुओन और यिन यांग लॉर्ड की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि सम्राट बिनीश बास्टन की आत्मा को ले जाने के बाद एम्परर ऑफ डेथ को नकुल शॉ के सुराग मिल गए थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस स्थान को आई ऑफ डेथ से जोड़ने के लिए 2 विशेष टोकन ऑफ डेथ का उपयोग किया गया था, लेकिन चून की दूरी बेहद अधिक थी और लक्ष्य भी एक सम्राट था, इसलिए खर्च की गई ऊर्जा बहुत बड़ी थी। इसके अलावा एम्परर ऑफ डेथ को बाद में सम्राट बिनीश बास्टन की आत्मा की खोज भी करनी थी। मास्टर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हुई है और उन्हें शायद 1 महीने तक आराम करने की आवश्यकता होगी। तुम लोग लक्ष्य पर नजर रखो। एम्परर ऑफ डेथ की आवाज गूंजी। वेन लुओन और यिन यांग लॉर्ड ने एक दूसरे को असमंजस से देखा। एम्परर ऑफ डेथ नकुल शॉ को इतनी बुरी तरह से क्यों मारना चाहते थे और उसका पूरा शव क्यों छोड़ना चाहते थे? एम्परर ऑफ डेथ ने नकुल शॉ का पीछा करने के लिए एक भारी कीमत और भारी मात्रा में समय और प्रयास लगाया था। क्या ये सब इसके लायक था? वापस 18 कॉर्नर्स कैन्यन में पायरेट सेक्रेड लैंड के बीच में लड़ाई के बाद सभी पायरेट किंग्स अलग अलग सीमा तक घायल हो गए थे और नकुल शॉ की ओर उनकी नज़रें पहले से अलग थीं। किसी को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि नकुल शॉ के पास पायरेट एम्परर के सिंहासन के लिए जॉइंट शार्क किंग और कोल्ड मून किंग से लड़ने की क्षमता थी। यहाँ तक कि बालक प्रताप सिंह भी नकुल शॉ की प्रशंसा कर रहा था। श्वा 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 समुद्र के ऊपर हवा में 10 से अधिक पायरेट किंग टोकन तैर रहे थे। पायरेट एम्परर इनहेरिटेंस के नियमों के अनुसार कोई भी 9 पायरेट किंग टोकन इकट्ठा करने के बाद पायरेट एम्परर की विरासत को खोल सकता था, लेकिन अब वे उस संख्या को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। पायरेट किंग टोकन में से एक नकुल शॉ के घोस्ट शिप प्रेत जहाज से जुड़ा हुआ था।
प्रत्येक पायरेट किंग टोकन एक समुद्री डाकू जहाज से जुड़ा था और चूंकि घोस्ट शिप मूल रूप से एक समुद्री डाकू जहाज था, इसलिए इसे पायरेट किंग टोकन द्वारा मान्यता दी गई थी। जहाज का कप्तान होने के नाते नकुल शॉ पायरेट किंग्स में से एक था। व्हेन टिल्ड बूम, समुद्र में एक तेज गड़गड़ाहट गूंजी और पायरेट सेक्रेड लैंड के भीतर से 18 कॉर्नर्स कैन्यन से एक कांपती हुई सनसनी आई। इस विशाल शक्ति के सामने वॉइड गॉड रियलम के लोग भी खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहे थे। क्या व्यवस्था है? क्या ये वास्तव में केवल एक सम्राट की विरासत है? नकुल शॉ की इंद्रियां बेहद मजबूत थीं। म्याओ म्याओ, लिटिल थीविंग कैट भी उसके कंधे पर प्रकट हो गई थी और उसकी आंखें चमकने लगी थीं। पायरेट एम्परर की विरासत वास्तव में साधारण नहीं है, बालक प्रताप सिंह सोचने लगा। कांपती हुई सनसनी पूरे 18 सांसों तक बनी रही। उसी पल 18 घाटियों से एक गहरे हरे रंग का प्रकाश आकाश में फैल गया और ऐसा लग रहा था कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को पलटने की क्षमता है। बेशक इसे कोई तब तक नहीं देख सकता था जब तक कि वे ऊपर से नीचे न देखें। विरासत प्रकट हो गई है, कोई चिल्लाया। बूम बूम बूम। समुद्र के केंद्र में एक विशाल भंवर बन गया और उसके अंदर गहरे हरे रंग के प्रकाश का एक अंश था, साथ ही एक प्राचीन आभा थी जो किसी दूर के तट के दूसरी ओर जैसी प्रतीत हो रही थी। कितनी भयानक ताकत है! क्या ये पायरेट एम्परर की विरासत का प्रवेश द्वार है? बालक प्रताप सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उस विशाल और रहस्यमयी भंवर में एक सदाबहार इंटेंट प्रतीत हो रही थी। ये प्रवेश द्वार यहाँ तक कि सम्राटों को भी टुकड़ों में चीर देगा। नकुल शॉ ने अपनी जीभ दबाई। इसके अलावा उस गहरे हरे रंग के प्रकाश ने नकुल शॉ को एक जाना पहचाना एहसास दिया। यह उसकी यादों में मौजूद एक आभा के समान था, लेकिन थोड़ा अलग था। चलो चलें। कोल्ड मून किंग और जॉइंट शार्क किंग ने अपने युद्धपोतों का नेतृत्व किया और भंवर में कूद पड़े। गहराई से देखा जाए तो उनके युद्धपोतों को एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था और वे भंवर की भयानक शक्ति से घायल नहीं हुए थे। दिलचस्प है, नकुल शॉ देख सकता था कि यह उनके जहाज़ों के अंदर मौजूद पायरेट किंग टोकन की आभा के कारण था। घोस्ट शिप में भी ऐसी ही आभा थी और जैसे जैसे वे भंवर के करीब पहुंच रहे थे, ये और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। यह पायरेट सेक्रेड लैंड की पूरी व्यवस्था थी। नकुल शॉ और अधिक उत्सुक हो गया। क्या पायरेट एम्परर वास्तव में अकेले ही इस सब की योजना बनाने में सक्षम था? हुश! घोस्ट शिप ने अन्य समुद्री डाकू जहाज़ों का पीछा किया और भंवर के केंद्र में प्रवेश किया। केवल वही जहाज प्रवेश कर सकते थे जिन्हें मान्यता मिली थी और जिन्होंने इसे खोलने में भाग लिया था। श्वा श्वा श्वा। उसी समय पायरेट सेक्रेड लैंड भर से अन्य पायरेट किंग टोकन भंवर में खींच लिए गए। हर बार जब पायरेट एम्परर की विरासत खुलती थी तो 18 पायरेट किंग टोकन को फिर से वितरित किया जाता था। नकुल शॉ ने एक राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि कोल्ड मून किंग ने उसे धोखा नहीं दिया था। इसका मतलब था कि घोस्ट शिप अब स्वतंत्र था और पायरेट एम्परर सेक्रेड लैंड द्वारा प्रतिबंधित नहीं था। जब घोस्ट शिप ने भंवर में प्रवेश किया तो लिटिल थीविंग कैट, बालक प्रताप सिंह और कंकाल डिवीजन लीडर अरूप प्रभावित नहीं हुए। वे जहाज पर थे और उन्हें स्वचालित रूप से समुद्री डाकू मान लिया गया था। केवल 12 जहाज ही भंवर में प्रवेश करने में सक्षम थे। बाकी जहाज चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, भंवर द्वारा टुकड़ों में चीर दिए गए। यहाँ तक कि वॉइड गॉड रियलम के सम्राट भी जबरन प्रवेश नहीं कर पाते। यदि वे कर भी पाते तो एक समुद्री डाकू के दिल के बिना वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ये केवल समुद्री डाकुओं तक सीमित एक विरासत थी। बैम! भंवर 18 कॉर्नर्स कैन्यन में शक्ति का केंद्र बन गया। कौन जानता है कि कितना समय बीत गया। मृत्यु का एक ठंडा धातु का जहाज समुद्र के पार चला और भंवर के ठीक बगल में पहुंच गया। अध्याय 709 पायरेट एम्परर समुद्री डाकू सम्राट के लिए जंग। मृत्यु का वह धातु का जहाज भंवर के करीब ही रुका रहा। वह भीतर प्रवेश करने में असमर्थ था। विन लुओन, यिन यांग लॉर्ड और डेथ गार्ड्स उस विशाल भंवर को देखते हुए खुद को लाचार महसूस कर रहे थे। ये भंवर पूरी पायरेट सेक्रेड लैंड की स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से जुड़ा हुआ था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे इंसान लड़ सके। हमने मौका गंवा दिया। वह नकुल शॉ पायरेट किंग्स में से एक बन गया और पायरेट एम्परर सेक्रेड लैंड में प्रवेश कर गया। यिन यांग लॉर्ड को जल्द ही कुछ जानकारी मिली। जहाज पर मौजूद डेथ गार्ड्स ने आसपास जाकर कुछ स्थानीय समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया था और उनसे यह बात उगलवाई थी। कोई भी बाहरी विशेषज्ञ आज तक पायरेट एम्परर की विरासत में जबरन प्रवेश नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि एम्परर ऑफ डेथ जैसे शीर्ष सम्राट भी पायरेट एम्परर सेक्रेड लैंड में जबरन घुसने में सक्षम नहीं थे। प्रताप सिंह फॉरगॉटन गार्डन की तुलना में पायरेट एम्परर की विरासत केवल एक छोटी सी विरासत है और नकुल शॉ तो एक वास्तविक समुद्री डाकू भी नहीं है, इसलिए वह कोई वास्तविक भाग्य या विरासत हासिल नहीं कर पाएगा। विन लुआन आत्मविश्वास से मुस्कुराया।
पिछले आधे साल में वेन लुओन ने अपनी साधना को वापस पा लिया था और प्रताप सिंह फॉरगॉटन गार्डन के भाग्य और अनुभव के बाद वह एक कदम और आगे बढ़ गया था। वह अब एक हाफ स्टेप किंग अर्धचरण राजा था। पायरेट एम्परर की विरासत आधे महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। हम यहीं नकुल शॉ के बाहर आने का इंतज़ार करेंगे। अन्य डेथ स्पिरिट लॉर्ड्स और डेथ गार्ड्स को यहाँ इकट्ठा करो, यिन यांग लॉर्ड ने गहरी आवाज़ में कहा और पास में मौजूद एम्परर ऑफ डेथ के अन्य अधीनस्थों को संदेश भेज दिया। भंवर के दूसरी ओर 12 जहाज अराजक लहरों के बीच तैर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन एक छोटा सा द्वीप क्षितिज पर दिखाई दिया जो एक रहस्यमय प्राचीन हरी रोशनी से ढका हुआ था। नकुल शॉ डेक पर खड़ा था और इस अजीब आयाम का निरीक्षण कर रहा था। उसकी नज़रों में असीमित पानी था, लेकिन यह बाहरी दुनिया के असीमित महासागर जैसा नहीं था। उन अराजक लहरों ने सभी जहाज़ों को भूमि के इकलौते टुकड़े की ओर धकेल दिया जो केंद्र में स्थित वह छोटा द्वीप था। यह एक ऐसा गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रियलम है जो शायद प्रताप सिंह फॉरगॉटन गार्डन से भी उच्च श्रेणी का है। बालक प्रताप सिंह बड़बड़ाया और नकुल शॉ दंग रह गया। पायरेट एम्पायर की विरासत एक शीर्ष सम्राट की विरासत जैसी लगती थी, लेकिन यह वास्तव में इतनी उच्च श्रेणी का गुप्त क्षेत्र था। हम पायरेट एम्पायर सेक्रेड लैंड के बेहद करीब हैं। जहाज़ों पर मौजूद समुद्री डाकू उस छोटे द्वीप को देखते हुए उत्साहित हो रहे थे। नकुल शॉ द्वीप पर 18 चोटियां देख सकता था, साथ ही ठीक केंद्र में एक बड़ा पर्वत था जो बाकी सभी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। उस पर्वत से एक सम्राट की आभा महसूस हो रही थी कि पायरेट एम्परर सेक्रेड लैंड में प्रवेश करने के बाद 18 पायरेट किंग्स को फिर से वितरित किया जाएगा और एक और पायरेट एम्परर का जन्म होगा, मध्यम आयु वर्ग के लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। बेशक सामान्य राजाओं ने पायरेट एम्परर के सिंहासन पर नजर गड़ाने की हिम्मत नहीं की। इसे हासिल करने की सबसे ज़्यादा संभावना कोल्ड मून किंग, जॉइंट शार्क किंग और नकुल शॉ की थी। यह आयाम बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग प्रतीत होता है। नकुल शॉ के बाल और बाईं आंख बैंगनी हो गए और वह अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई से देख सकता था कि यह आयाम कितना असामान्य था। केंद्र का वह द्वीप इस गुप्त क्षेत्र का एक बहुत ही छोटा हिस्सा लग रहा था, लेकिन अराजक लहरें सभी जहाज़ों और जीवित प्राणियों को उसी की ओर धकेल रही थीं। कुछ समय बाद 12 जहाज किनारे पर पहुंच गए। जल्दी करो, इस मौके को झपट लो। समुद्री डाकुओं ने अपनी पूरी गति से द्वीप पर धावा बोलना शुरू कर दिया। द्वीप का अपना मूल प्राचीन रूप था और इस पर मौजूद संसाधन पर्पल सेंट रूइंस से भी थोड़े बेहतर थे। इसके अलावा वे 18 चोटियां भी समुद्री डाकुओं का मुख्य लक्ष्य थीं। नकुल शॉ, इन 18 चोटियों में पायरेट एम्परर की विरासत का एक अंश शामिल है। तुम वह चुन सकते हो जो तुम्हारे अनुकूल हो, सुनहरे बालों वाले पुरुष ने कहा। हुश! जैसे ही उसने ये कहा, वह सुनहरा बालों वाला पुरुष और लंबी दाढ़ी वाला पुरुष अपनी अपनी चोटियों की ओर बढ़ गए। पायरेट एम्परर सेक्रेड लैंड में प्रवेश करने के बाद सभी समुद्री डाकू अपने खुद के भविष्य के लिए लड़ रहे थे। पायरेट एम्परर का सिंहासन, कोल्ड मून किंग और जॉइंट शार्क किंग दोनों ठीक केंद्र में स्थित बड़े पर्वत की ओर उड़ गए। ये बड़ा पर्वत पायरेट एम्परर के सिंहासन की जंग का प्रतीक था। डिंग डिंग बैम टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जैसे ही वे पर्वत पर पहुंचे, दोनों पायरेट किंग्स ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और अन्य पायरेट किंग्स ने इसमें भाग नहीं लिया। उन सभी की अपनी योजनाएं थीं। जब तक कोल्ड मून किंग या जॉइंट शार्क किंग को उस बड़े पर्वत की विरासत प्राप्त होगी, वे अगले पायरेट एम्परर बन जाएंगे। एक बार जब कोई पायरेट एम्परर पैदा हो जाता है, तो वह पूरे 18 कॉर्नर्स पायरेट सेक्रेड लैंड को आदेश देने में सक्षम होता है। नकुल शॉ आकाश में उड़ रहा था और पूरे द्वीप को नीचे देख रहा था और उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। ये स्पष्ट था कि हालांकि पायरेट एम्परर की विरासत दुर्लभ थी, फिर भी प्रताप सिंह फॉरगॉटन गार्डन और पायरेट एम्परर की विरासत के बीच एक बड़ा अंतर था। इस जगह में मौजूद संसाधनों की तुलना प्रताप सिंह फॉरगॉटन गार्डन से नहीं की जा सकती थी। बेहतर भाग्य वाली जगहें वे 18 चोटियां और केंद्र का पर्वत थीं। हालांकि समस्या ये थी कि नकुल शॉ को पायरेट एम्परर की विरासत में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ उसके लिए कोई उपयुक्त विरासत नहीं थी। पायरेट एम्परर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न रहा हो, वह सिर्फ एक शीर्ष सम्राट था और उसके पास कोई आई ब्लडलाइन नहीं थी। नकुल शॉ के पास पहले से ही विंड लाइटनिंग एम्परर की विरासत और गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग थी। एक सेक्रेड लॉर्ड पवित्र भगवान से कम की कोई भी विरासत उसे आकर्षित नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर बालक प्रताप सिंह ने द्वीप पर संसाधनों की लड़ाई में भाग लिया। मक्खी चाहे कितनी भी पतली क्यों न हो, उसमें मांस तो होता ही है, और बालक प्रताप सिंह को अपनी ताकत वापस पाने के लिए तत्काल संसाधनों की आवश्यकता थी क्योंकि नकुल शॉ ने उसे सीमित कर दिया था। ज्यादा लोगों को मत मारना, नकुल शॉ ने आदेश दिया। वह द्वीप पर संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहता था।
इससे पायरेट सेक्रेड लैंड के लिए अप्रत्याशित परिणाम हो सकते थे। बूम! एक निश्चित चोटी से एक बड़ा काला खंभा आकाश की ओर उठा। इतनी जल्दी पायरेट एम्परर की विरासत का एक हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम हो गया। द्वीप पर मौजूद समुद्री डाकू हैरान थे और नकुल शॉ देख सकता था कि जिस चोटी से वह काला खंभा निकला था वह डेमोनिक दाव राक्षसी मार्ग की एक विरासत थी। पर्वत की चोटी पर एक पायरेट किंग काली रोशनी से ढक गया और वह धीरे धीरे पर्वत में विलीन होकर गायब हो गया। वैन टिल्ड। इसके बाद वह पर्वत एक काली रोशनी से ढक गया जिससे दूसरों का प्रवेश रुक गया। नकुल शॉ जान गया कि अब एक भविष्य का पायरेट किंग पक्का हो चुका है। माय लॉर्ड, आपकी ताकत के रहते आप किसी चोटी के लिए लड़ने क्यों नहीं जाते? एक हाफ सटेप किंग समुद्री डाकू ने असमंजस में नकुल शॉ की ओर देखा। ये समुद्री डाकू कोल्ड मून किंग का एक अधीनस्थ था। मैं समुद्री डाकू नहीं बनना चाहता और मैं खुद को पायरेट सेक्रेड लैंड तक सीमित नहीं रखना चाहता। नकुल शॉ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। पायरेट एम्परर की विरासत ने उसे वास्तव में आकर्षित नहीं किया और यह उसके लिए उपयुक्त भी नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बार विरासत प्राप्त करने के बाद एक पायरेट किंग टोकन नकुल शॉ में विलीन हो जाता जो उसे हमेशा के लिए पायरेट सेक्रेड लैंड से बांध देता। इस समय नकुल शॉ ऊपर से द्वीप पर चल रही लड़ाइयों को देख रहा था। सबसे भयंकर लड़ाई कोल्ड मून किंग और जॉइंट शार्क किंग के बीच थी। वे दोनों पहले की लड़ाई में घायल हो चुके थे और यह जंग तय करने वाली थी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। कोल्ड मून किंग, तुम मुझसे ज्यादा घायल हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम हार जाओगी, जॉइंट शार्क किंग ने गंभीर लहजे में कहा। ये तो वक्त बताएगा। कोल्ड मून किंग का चेहरा ठंडा था क्योंकि उसने अपनी तलवार और ब्लेड से वार किया और बढ़त हासिल करने के लिए अपनी गति और आक्रमण का इस्तेमाल किया। गति और आक्रमण के मामले में कोल्ड मून किंग तीनों सरगनाओं में सबसे अच्छी थी। हालांकि जॉइंट शार्क किंग का शरीर और रक्तरेखा बेहद मजबूत थी और वह रक्षा डिफेंस में माहिर था, इसलिए वह कोल्ड मून किंग के हमलों को आसानी से बेकार कर पा रहा था। इसके अलावा कुछ अन्य चोटियों के लिए कई समुद्री डाकुओं के बीच लड़ाई चल रही थी। पायरेट एलायंस ने पहले की लड़ाई में कई वॉइड गॉड रियलम राजाओं को खो दिया था, इसलिए द्वीप पर 18 चोटियां थीं जबकि राजाओं की संख्या 10 से थोड़ी ही अधिक थी। जब तक कोई राजा था वह आसानी से एक चोटी प्राप्त कर सकता था और शेष चोटियों के लिए कई हाफ सटेप किंग्स या पीक सॉवरेन लॉर्ड्स, शीर्ष संप्रभु लॉर्ड्स के बीच मुकाबला था। उसी समय समुद्री डाकुओं का निचला मध्यम वर्ग, जिनके पास चोटियों के लिए लड़ने का अधिकार नहीं था, संसाधनों की खोज कर रहा था। पूरे द्वीप पर सबसे बेफिक्र व्यक्ति निश्चित रूप से नकुल शॉ था। नकुल शॉ ने अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई खोली और द्वीप और आयाम के चारों ओर देखा। नकुल शॉ, कृपया मेरी मदद करो। अगर मैं पायरेट एम्परर का सिंहासन हासिल करने में सक्षम रही तो मैं तुम्हारी कर्जदार रहूंगी और भविष्य में इसे 10 गुना करके चुकाऊंगी। उसके कान में एक ठंडी, स्पष्ट आवाज गूंजी और नकुल शॉ ने देखा कि उस आवाज की मालकिन कोल्ड मून किंग थी। कोल्ड मून किंग का त्रुटिहीन शरीर चांदनी से ढका हुआ था और हालांकि उसके लंबे पैर बर्फ की तरह सफेद थे, लेकिन उन पर खून के कई निशान थे। उसने अपनी तलवार और ब्लेड को कसकर पकड़ रखा था और बिजली की तरह तेज गति से आगे बढ़ रही थी। वह गति के मामले में नकुल शॉ से कमजोर नहीं थी और उसका आक्रमण सम्राटों को भी डराने के लिए पर्याप्त था। कम समय के लिए देखा जाए तो कोल्ड मून किंग का पलड़ा भारी था, लेकिन नकुल शॉ बता सकता था कि उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था और वह नकुल शॉ की ओर एक खोजी और दृढ़ नज़र से देख रही थी। नकुल शॉ जानता था कि कोल्ड मून किंग के लिए मदद मांगना एक दुर्लभ बात थी। साथ ही इसका मतलब यह भी था कि वह नकुल शॉ पर भरोसा करती थी। नकुल शॉ ने अब तक कुछ नहीं किया था और दूसरों को लग रहा होगा कि वह पायरेट एम्परर के सिंहासन के बारे में सोच रहा है। जॉइंट शार्क किंग भी यही सोच रहा था। वह अपनी ताकत बचा रहा था और नकुल शॉ का मुकाबला करने के लिए भी तैयारियां कर रहा था। जॉइंट शार्क किंग, पायरेट एम्परर का सिंहासन कोल्ड मून किंग को दे दो, नकुल शॉ ने बेहद सीधे शब्दों में कहा। क्या? जॉइंट शार्क किंग का शरीर जम गया और उसने अविश्वास से नकुल शॉ की ओर देखा। उसने मूल रूप से सोचा था कि नकुल शॉ भी पायरेट एम्परर के सिंहासन के बारे में सोच रहा है, इसीलिए उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन नकुल शॉ यहाँ कोल्ड मून किंग की मदद कर रहा था। क्या इस नकुल शॉ को पायरेट एम्परर के सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी? अगर ऐसा है तो जॉइंट शार्क किंग का दिल ठंडा पड़ गया। पहले की लड़ाई में नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह की ताकत ने अन्य पायरेट किंग्स के दिलों में सम्मान पैदा कर दिया था। बालक प्रताप सिंह एक सम्राट की इंटेंट को भी दबा सकता था और नकुल शॉ के आखिरी वॉइड स्पेस आई स्लैश ने एक सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे दूसरों के दिल दहल गए थे।
नकुल शॉ, जब तक तुम पायरेट एम्परर की इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करते, मैं तुम्हारी लगभग हर बात मानने को तैयार हूं, जॉइंट शार्क किंग ने जल्दी से कहा। एक बार जब नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह ने कोल्ड मून किंग की मदद कर दी तो उसके पास कोई मौका नहीं बचेगा। अध्याय 710 डिमोनिक वाइन राक्षसी बेल का उपयोग। नकुल शॉ पायरेट एम्परर की इस जंग में एक निर्णायक कारक बन चुका था। उसका अस्तित्व ही पासा पलटने के लिए काफी था, और यदि वह और बालक प्रताप सिंह एक साथ आ जाते तो वे किसी भी बड़े सरगना को आसानी से दबा सकते थे। क्षमा करें, पायरेट सेक्रेड लैंड से जाने से पहले मैं अभी भी कोल्ड मून किंग का ही एक अधीनस्थ हूँ, नकुल शॉ ने धीरे से कहा, और उसकी बाईं आंख जॉइंट शार्क किंग पर टिक गई। चूंकि यह आयाम बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग था, इसलिए वह यहाँ बिना किसी चिंता के अपनी आई ब्लड लाइन का उपयोग कर सकता था। वह जॉइंट शार्क किंग ने एक चौंकाने वाली आई इंटेंट नेत्रमंशा महसूस की जिसने उसकी आत्मा को बेचैन कर दिया, और उसकी आत्मा में बिजली कड़कने की आवाज़ गूंज उठी। इसके भीतर एक विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव आभा भी समाहित थी। आई ब्लड लाइन, यह उसकी असली ताकत है। जॉइंट शार्क किंग स्तब्ध रह गया। नकुल शॉ अब बिना किसी प्रतिबंध के अपनी आत्मिक शक्ति और आई इंटेंट का उपयोग कर रहा था। गॉड स्पिरिचुअल आई के विकास के बाद नकुल शॉ ने 10,000 डिवाइन थॉट्स टेक्निक 10,000 दिव्य विचार तकनीक को समझना जारी रखा था, और उसने खुद को गॉड ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से शुद्ध करना जारी रखा, जिसने उसकी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया था। अब उसकी आत्मा और रक्तरेखा किसी पीक टियर किंग से कमजोर नहीं थी, जबकि उसकी आत्मा की शुद्धता तो पीक टियर राजाओं से भी आगे निकल चुकी थी। नकुल शॉ ने एक ठंडी सांस ली। एम्परर ऑफ डेथ से भागते भागते वह कितना अधिक शक्तिशाली हो गया था। नकुल शॉ, तुम्हारा धन्यवाद, कोल्ड मून किंग ने उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह के अपनी तरफ होने से उसके पास पायरेट एम्परर का सिंहासन सफलतापूर्वक प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा मौका था। नकुल शॉ के इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उसने अभी भी उसके अधीनस्थ के रूप में ही व्यवहार किया था। मास्टर, बालक प्रताप सिंह हवा में उड़ता हुआ आया, और प्रताप सिंह इंटेंट के एक तीव्र उछाल ने जॉइंट शार्क किंग के होश उड़ा दिए। जॉइंट शार्क किंग के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। सम्राट बिनीश बास्टन को हराने में नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक सम्राट से नीचे के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उनकी संयुक्त शक्ति बेजोड़ थी। कोल्ड मून किंग, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। मैं पायरेट एम्परर की इस जंग में भाग नहीं लूंगा। जॉइंट शार्क किंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली। वह इस बात पर थोड़ा पछतावा महसूस किए बिना नहीं रह सका कि उसने पहले नकुल शॉ को अपनी तरफ करने की कोशिश क्यों नहीं की। हालांकि इस बारे में सोचते हुए उसे लगा कि नकुल शॉ शायद कोल्ड मून किंग की सुंदरता और आकर्षण के कारण ही उसकी मदद कर रहा होगा। जाने से पहले जॉइंट शार्क किंग ने नकुल शॉ और कोल्ड मून किंग पर एक गहरी नज़र डाली, जिसमें संदेह और सब कुछ समझ जाने का भाव छिपा था। नकुल शॉ पूरी तरह भावहीन रहा और उसे जाते हुए देखता रहा, जबकि कोल्ड मून किंग का चेहरा भी ठंडा बना रहा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई और वह असहज महसूस किए बिना नहीं रह सकी। क्या नकुल शॉ सचमुच उसके रूप रंग के कारण उसकी मदद कर रहा था? क्या वह बदले में किसी अत्यधिक चीज की मांग करेगा? कोल्ड मून किंग, पायरेट एम्परर की विरासत बंद होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नकुल शॉ ने पीछे मुड़कर देखा और सीधे मुद्दे की बात कही। कोल्ड मून किंग ने मन ही मन एक राहत की सांस ली। नकुल शॉ के इस शांत व्यवहार ने उसे थोड़ा निराश भी किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे नकुल शॉ से प्यार हो गया था। अनगिनत लड़ाइयों और कत्लेआम का अनुभव कर चुकी एक समुद्री डाकू होने के नाते उसका दिल चट्टान की तरह सख्त था और इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं था। फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह इस व्यक्ति की आभारी थी। वह नकुल शॉ के शांत स्वभाव और ईमानदारी की प्रशंसक थी, विशेष रूप से संकट के क्षण में की गई उसकी मदद के लिए। हालांकि अजीब बात यह थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नकुल शॉ को पायरेट एम्परर सेक्रेड लैंड या पायरेट एम्परर की विरासत में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी और वह बस जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। लिटिल शंतनु, चलो कुछ दूसरी जगहों को देखते हैं, नकुल शॉ ने बालक प्रताप सिंह से कहा। नकुल शॉ ने अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई से पूरे द्वीप का निरीक्षण किया था, वहां कुछ भी अनोखा या जाने लायक नहीं था। लिटिल शंतनु, कोल्ड मून किंग को लगा जैसे ये नाम जाना पहचाना हो, मानो उसने इसे किसी किताब में कहीं पढ़ा हो। बेशक उसने इस पर बहुत गहराई से नहीं सोचा। नकुल शॉ, मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। मैं भविष्य में इसे 10 गुना करके चुकाऊंगी। कोल्ड मून किंग ने नकुल शॉ की पीठ की ओर देखते हुए पूरी गंभीरता से कहा, लेकिन उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया और बालक प्रताप सिंह के साथ सीधे आगे बढ़ गया। मियाओ मियाओ, लिटिल थीविंग कैट नकुल शॉ के कंधे पर प्रकट हुई और उसने हवा में कुछ सिक्के उछाले।
मास्टर, मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करता हूँ जैसा आप कर रहे हैं। ये गुप्त क्षेत्र निश्चित रूप से केवल एक मामूली सम्राट की विरासत जितना सरल नहीं है, भले ही वह एक मैकेनिज्म ग्रैंड मास्टर, यंत्र महागुरु और अरे ग्रैंड मास्टर, व्यूह महागुरु क्यों न रहा हो। ये सब कुछ बहुत अधिक जटिल है, बालक प्रताप सिंह ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस तरह वह इंसान, बिल्ली और बच्चा करीब से निरीक्षण करने के लिए द्वीप के चक्कर लगाने लगे। हमें अभी भी कुछ नहीं मिला है। ये द्वीप पूरी तरह से पायरेट एम्परर द्वारा ही तैयार किया गया प्रतीत होता है। नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह ने खोजबीन करते हुए आपस में चर्चा की। एक दिन बाद नकुल शॉ ने द्वीप पर खोजना बंद कर दिया था, लेकिन द्वीप के बाहर की लहरें और शक्ति हर चीज को वापस द्वीप की ओर ही धकेल रही थीं। जब उसने उड़ने की कोशिश की तो उसे एक मजबूत प्रतिरोधी बल, रेसिस्टिव फोर्स का सामना करना पड़ा, और वह केवल तभी खुद को स्थिर कर पाया जब उसने अपने विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग, पवन और विद्युत के पंख का उपयोग किया। नकुल शॉ हजारों मील दूर तक उड़ गया और प्रतिरोध और भी मजबूत हो गया, लेकिन भाग्यवश उसके पास भारी मात्रा में संसाधन थे जो उसके ट्रू युआन की भरपाई कर सकते थे। कई हजार मील के बाद नकुल शॉ ने अचानक महसूस किया कि समुद्र की लहरें थोड़ी शांत हो गई हैं और प्रतिरोध का बल कमजोर पड़ गया है। चलो और आगे चलते हैं। इस बार वह दर्जनों हजार मील तक उड़ा, लेकिन फिर भी उसे कोई दूसरा द्वीप नहीं मिला। इस समय वे गुप्त क्षेत्र के अंत तक पहुंच चुके थे और एक गहरा हरा अवरोध, बैरियर, नजरों के सामने आ गया। ये गुप्त क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत उच्च श्रेणी का है। बालक प्रताप सिंह की भौहें सिकुड़ गईं। नकुल शॉ ने हार नहीं मानी। वह द्वीप पर लौटा और फिर दूसरी दिशा की ओर उड़ गया, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं मिला। इसके बजाय उसे पर्यावरण से अधिक खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन नकुल शॉ के पास गॉड्स जिंगशे आए और विंग्स ऑफ विंड एंड लाइटनिंग थे, जिससे वह सुरक्षित रूप से पार निकल गया। समुद्र की सतह के पास कुछ भी नहीं है, नकुल शॉ के विचार घूमने लगे। उसने द्वीप और समुद्र की सतह की खोज पूरी कर ली थी। क्यों न पानी के नीचे कोशिश की जाए, बालक प्रताप सिंह ने सुझाव दिया और नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। वह भी यही सोच रहा था। प्लॉप! नकुल शॉ ने पानी में गोता लगाया और उसके शरीर पर बैंगनी स्केल्स, शल्क की एक परत दिखाई देने लगी। यह उसकी जल तत्व वाली रक्षात्मक रक्तरेखा थी और उसके पास अपनी दूसरी जल रक्तरेखा भी थी। हालांकि प्रतिरोध बहुत मजबूत था, फिर भी वह समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में सफल रहा। समुद्र की गहराइयों में बल भयानक था, यहाँ तक कि सामान्य राजा भी यहाँ लंबे समय तक खुद को संभाल नहीं पाते। इसके अलावा समुद्र का रंग गहरा हरा था, जिसने उसकी इंद्रियों को भारी रूप से सीमित कर दिया था। नकुल शॉ अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई से बमुश्किल 1 मील दूर ही देख पा रहा था। म्याओ म्याओ! लिटिल थीविंग कैट ने प्राचीन तांबे के सिक्के उछाले और एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। नकुल शॉ ने उसकी सुरक्षा के लिए पानी की एक लहर का उपयोग किया, जबकि बालक प्रताप सिंह के गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी, स्वर्ण कुन पवित्र शरीर में उसे पानी से बचाने की क्षमता थी, इसलिए वह पीछे पीछे आ गया। इस बिल्ली को ज्योतिष भविष्यवाणी भी आती है। बालक प्रताप सिंह पीछे से नकुल शॉ और लिटिल थीविंग कैट का पीछा कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि कितना समय बीत गया। समुद्र की गहराइयों में वह गहरा हरा प्रकाश और अधिक चमकीला होता जा रहा था, मानो वहां प्रकाश का कोई स्रोत हो। म्याओ म्याओ! लिटिल थीविंग कैट ने एक बार फिर तांबे के सिक्के उछाले और वह उत्साहित दिखाई देने लगी। बालक प्रताप सिंह ने एक संदिग्ध नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि नकुल शॉ वास्तव में लिटिल थीविंग कैट पर बहुत भरोसा करता था और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। हालांकि वे प्रकाश के स्रोत के जितने करीब पहुंच रहे थे, पानी का दबाव उतना ही मजबूत होता जा रहा था। एक निश्चित क्षण में सामने गहरी हरी बेलें वाइन दिखाई दीं। प्रत्येक बेल में हरे रंग के कांटे थे और वे एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रहे थे। हरे प्रकाश का स्रोत उन बेलों की गहराइयों से आ रहा था और नकुल शॉ को वहां एक प्राचीन आभा भी महसूस हुई। म्याओ म्याओ! लिटिल थीविंग कैट ने अपने पंजे हिलाए और वह और अधिक उत्साहित हो गई। मास्टर, मेरा मानना है कि इन बेलों की गहराई में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे कोई नहीं जानता, बालक प्रताप सिंह ने कहा, लेकिन प्रकाश के स्रोत तक पहुंचने के लिए उन्हें उन अनगिनत गहरी हरी बेलों के बीच से गुजरना होगा। बूम! बालक प्रताप सिंह ने एक घूंसा मारा और सामने की बेलों में केवल एक छोटा सा छेद ही बना पाया। ये बेलें बेहद प्राचीन हैं और ट्रूयुआन तथा शारीरिक हमलों के प्रति अत्यधिक लचीली, प्रतिरोधी हैं। बालक प्रताप सिंह के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी पूरी ताकत के 70% ने केवल आधा गज चौड़ा छेद ही बनाया था। इसके अलावा समुद्र में प्रतिरोध बहुत मजबूत था, इसलिए यहाँ अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करना कठिन था। स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग! नकुल शॉ ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और वह भी केवल एक छोटा सा गैप ही बना पाया। पौधे बिजली के हमलों के प्रति बेहद प्रतिरोधी होते थे।
ये गहरी हरी बेलें शायद कई 100 मील तक फैली हुई हैं। नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह खुद को मुश्किल में महसूस कर रहे थे। ये हरी बेलें घायल होने के बाद धीरे धीरे खुद को ठीक कर लेती थीं। चलो इसे आजमाते हैं। नकुल शॉ के हाथ में एक सूखा हुआ, सख्त, काला बीज प्रकट हुआ। डेमोनिक हेल वाइन सीड, राक्षसी नर्क बेल बीज। बालक प्रताप सिंह चिल्लाया क्योंकि उसने उस बीज को पहचान लिया था। उस समय पर्पल सेंट रूइंस में 3 स्टार संप्रदायों ने पर्पल सेंट रूइंस को नष्ट करने के लिए इसी डेमोनिक हेल वाइन सीड का उपयोग करने का प्रयास किया था। वूम, नकुल शॉ ने डेमोनिक हेल वाइन सीड को नीचे जमीन पर रख दिया। एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत। नकुल शॉ ने तुरंत जीवन के अमृत की एक बूंद निकाली और उसे डेमोनिक हेल वाइन सीड में मिला दिया। जीवन के अमृत की एक बूंद में असीमित जीवन शक्ति होती थी और वह मृत्यु के क्षेत्र को भी जीवन से भरपूर स्थान में बदल सकती थी और 1000 साल तक आध्यात्मिक पौधों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थी। हु टिल्ड 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 टिल्ड। वह बीज तुरंत ही भयानक गति से बढ़ने लगा और उसकी बेलें और मोटी तथा लंबी होती गईं। बस कुछ ही सांसों के समय में काले रंग की बेलों के बड़े बड़े पैच दिखाई देने लगे और प्रत्येक बेल में ऐसे कांटे थे जो किसी का भी खून जमा देने के लिए काफ़ी थे। क्रिस्टल स्टोन ऑफ लाइफ, 10,000 ईयर जू फ्रूट, ब्लड बैम्बू। नकुल शॉ ने एक के बाद एक दुर्लभ खजाने उस डेमोनिक हेल वाइन में फेंके और डेमोनिक हेल वाइन के बढ़ने की गति तुरंत कई गुना बढ़ गई। बस कुछ ही देर में काली बेलें उनकी नज़रों के सामने भर गईं और उन गहरी हरी बेलों से टकराते ही उनकी जीवन शक्ति को सोखने लगीं। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक आपदा स्तरीय बेल है। बालक प्रताप सिंह ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये डेमोनिक हेल वाइन हर चीज़ की जीवन शक्ति को सोख सकती थी, यहाँ तक कि विशेषज्ञों के रक्त के सार, ब्लड एसेंस को भी। हालांकि वह गहरी हरी बेल शारीरिक हमलों के प्रति बेहद प्रतिरोधी थी, लेकिन वह केवल एक कुछ हद तक प्राचीन जलतत्व वाला पौधा ही थी। जैसे ही दोनों बेलें आपस में गुथ गईं, वे उस गहरी हरी बेल को सूखते हुए देख सकते थे। जल्द ही उन बेलों के समूह के भीतर एक रक्तपिपासु आभा प्रकट हुई और एक कछुए जितना बड़ा राक्षस सामने आया, जो कई 100 बेलों से ढका हुआ था जो दर्जनों गज लंबी थीं। ही डेमोनिक वाइन हेल किंग, राक्षसी बेल नर्क राजा प्रकट हो। नकुल शॉ ने अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई खोली और तुरंत उस डेमोनिक हेल वाइन किंग को अपने नियंत्रण में ले लिया। वाइन किंग को नियंत्रित करने के बाद नकुल शॉ ये तय कर सकता था कि इसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। वे बेलें जल्द ही ओरिजिन कोर रियलम, मूल कोर क्षेत्र तक पहुंच गईं और उसने उन गहरी हरी बेलों से और अधिक जीवन शक्ति को सोखना जारी रखा। अध्याय 711, हेवंस लेगेसी सिविलाइजेशन, स्वर्गीय विरासत सभ्यता। नकुल शॉ ने डेमोनिक हेल वाइन किंग, राक्षसी नर्क बेल राजा को नियंत्रित किया और उससे गहरी हरी बेलों के बीच एक रास्ता बनवाया, लेकिन उन गहरी हरी बेलों की जीवन शक्ति और ठीक होने की गति इतनी तीव्र थी कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी। म्याओ म्याओ। तभी लिटिल थीविंग कैट, छोटी चोर बिल्ली के पंजों में एक एरे फ्लैग व्यू ध्वज दिखाई दिया और उसने गोस्ट कॉप्स का स्टेरे, प्रेत शव शापित व्यू स्थापित कर दिया। गहरे भूरे रंग के धुएं के भीतर लाल आंखों के जोड़े प्रकट हुए और उनसे निकलने वाली मानसिक ऊर्जा की शक्ति किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त थी। गोस्ट कॉप्स का स्टेरे के प्रकट होने से उनकी प्रगति की गति तेज हो गई। यह शापित व्यूह किसी भी जीव के सार और जीवन शक्ति को सोख सकता था और इसकी घृणा की शक्ति ने आसपास की गहरी हरी बेलों को और भी तेजी से सुखा दिया। व्यूह के भीतर उन गहरी लाल आंखों की आभा और अधिक शक्तिशाली होने लगी। ये गहरी हरी बेलें उच्च गुणवत्ता की हैं और इनमें अद्भुत जीवन शक्ति है। यह इस व्यूह के लिए वास्तव में बहुत मददगार साबित हो रहा है। नकुल शॉ मन ही मन खुश हुआ। हर कुछ दर्जन मीटर गहरी हरी बेलों को निगलने का मतलब किसी सोवरेन लॉर्ड रैंक, संप्रभु प्रभु पद के विशेषज्ञ को निगलने जैसा था। व्यूह के भीतर मौजूद प्रेत शवों का कल्टीवेशन साधना स्तर लगातार बढ़ रहा था। दर्जनों मील आगे बढ़ने के बाद अधिकांश प्रेत शव मध्य चरण के स्मॉल ओरिजिन कोर रियलम, लघु मूल कोर क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, जबकि कुछ संख्या उत्तर चरण तक पहुंच गई थी। बालक प्रताप सिंह ये सब देखकर दंग रह गया और अपनी जीभ दबा ली। ये गहरी हरी बेलें एक प्राचीन पौधा थीं जो शारीरिक हमलों के प्रति बेहद प्रतिरोधी थीं, लेकिन गोस्ट कॉप्स का स्टेरे और डेमोनिक हेल वाइन ने मिलकर उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, व्यूह ने हजारों की संख्या में बेलों को निगल लिया और उसकी आभा अधिक हिंसक और अराजक हो गई। इस क्षण जब सभी 100 लाल आंखों के जोड़े एक साथ घूरते तो वे मानसिक ऊर्जा का एक ऐसा सैलाब पैदा कर सकते थे जो सामान्य राजाओं की इंटेंट मंशा को भी दबा दे। आधे दिन के बाद डेमोनिक हेल वाइन और गोस्ट कॉप्स का स्टेरे लगभग 200 मील आगे बढ़ने में सफल रहे। सभी शापित प्रेत शव अब स्मॉल ओरिजिन कोर रियलम के अंतिम चरण के कल्टीवेशन पर पहुंच चुके थे और उनमें से कुछ तो इसके शिखर पर थे। उस धुएं से निकलने वाली घातक शक्ति इतनी थी कि सामान्य राजा भी इससे दूर भागते।
म्याओ म्याओ। लिटिल थीविंग कैट ने उत्साह के साथ आगे देखा। वे गहरी हरी बेलें अब समाप्त होने की कगार पर थीं और सामने एक शानदार हरी चमक दिखाई दे रही थी। हम हरे प्रकाश के स्रोत तक पहुंच गए हैं। नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन असीमित बेलों के खत्म होते ही एक चमकीला हरा अवरोध बैरियर आंखों के सामने आ गया। वह हरा बैरियर विशाल था और उसके पार एक प्राचीन धातु का किला गढ़ दिखाई दे रहा था। उस हरे बैरियर ने समुद्र के पानी को भीतर आने से रोक रखा था और प्राचीन किले के चारों ओर अजीबोगरीब संरचनाएं थीं। ऊंचे मीनार, रहस्यमयी वेधशालाएं, नक्षत्र देखने की इमारतें, एक शांत फव्वारा। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो इस युग का हो ही नहीं। नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह दोनों का दिल दहल गया क्योंकि उस धातु की दुनिया से एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक आभा आ रही थी। ये सभी इमारतें किसी सर्वोच्च प्रजाति की हैं। क्या ये? बालक प्रताप सिंह के मन में अपने कुछ अनुमान थे। वह धातु की दुनिया असीमित थी। ऐसा लगता है कि यह हेवंस लेगेसी रेस स्वर्गीय विरासत प्रजाति है। नकुल शॉ को 10,000 एंशिएंट रेसेस रैंकिंग 10,000 प्राचीन प्रजातियों की रैंकिंग की किताब से एक निश्चित प्रजाति का विवरण याद आया। उनमें से तीसरे स्थान पर रहने वाली हेवंस लेगेसी रेस ने एक अत्यंत गौरवशाली सभ्यता का निर्माण किया था। उनकी विरासतें और गुप्त क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे। उसके ऐसा अनुमान लगाने का कारण ये था कि पायरेट एम्परर की किंवदंतियों में उनके बारे में जानकारी थी। ऐसा कहा जाता था कि पायरेट एम्परर को एक बार हेवंस लेगेसी रेस का एक गुप्त क्षेत्र मिला था। वह इंसान, बच्चा और बिल्ली धीरे धीरे उस हरे बैरियर की ओर बढ़े। उस हरे घेरे ने बाहरी दुनिया के सभी पानी और जीवों को रोक रखा था। हालांकि नकुल शॉ और उसके साथियों के पास इसे पार करने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। हेवंस लेगेसी रेस दुनिया की शीर्ष 3 पौराणिक प्रजातियों में शामिल थी। हालांकि इस प्रजाति का इतिहास समय के साथ खो चुका था, फिर भी वर्तमान युग पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। उदाहरण के लिए, असीमित महासागरीय नौकाएं, यांत्रिक स्वचालित कठपुतलियां, मैकेनिकल ऑटोमेटॉन्स, जोन टेलीपोर्टेशन एरे, ये सब हेवंस लेगेसी रेस की सभ्यता की ही देन थे। म्याओ म्याओ। लिटिल थीविंग कैट ने एरे फ्लैग को हिलाया और एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ गई। नकुल शॉ ने जल्द ही अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई दिव्य आत्मिक नेत्र से एक खुला हुआ काला लोहे का दरवाजा देखा। वह दरवाजा दर्जनों गज ऊंचा था और प्रवेश द्वार पर यांत्रिक गार्डों कठपुतलियों की 2 पंक्तियां खड़ी थीं। अविश्वसनीय रूप से उनकी आंखों में लाल बत्ती चमक रही थी और उन्होंने नकुल शॉ को सतर्कता से देखा। ये हेवंस लेगेसी रेस का एक भुला दिया गया शहर है। हम दूर से आने वाले मेहमानों का स्वागत करते हैं, मुख्य गार्ड ने कहा, जो लोहे के कवच से ढका हुआ था और हाथ में एक विशाल तलवार लिए था। लेकिन शहर में प्रवेश करने की एक कीमत है, गार्ड ने आगे कहा, और नकुल शॉ तथा बालक प्रताप सिंह एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। इन ऑटोमेटॉन्स के पास अपनी बुद्धि थी और वे इंसानों से संवाद कर सकते थे। नकुल शॉ को अपनी दिव्य आंख से उनके भीतर जीवन का कोई संकेत नहीं मिला था। प्रवेश शुल्क। नकुल शॉ ने लिटिल थीविंग कैट को इशारा किया। म्याओ म्याओ। चोर बिल्ली ने मध्यम श्रेणी के प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स, आद्य स्फटिक पत्थर का एक ढेर निकाला और उसे गार्ड को सौंप दिया। ये पर्याप्त नहीं है, गार्ड ने पत्थरों को लिया और अपना सिर हिला दिया। म्याओ म्याओ। बिल्ली ने अपने पंजे हिलाए और गार्ड के साथ सौदेबाजी मोलभाव करने लगी। प्रवेश शुल्क की राशि चौंकाने वाली थी। बिल्ली ने फिर उच्च श्रेणी के प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स का एक गुच्छा थमाया, लेकिन गार्ड ने फिर भी सिर हिलाते हुए कहा, यह आवश्यक राशि का 10वां हिस्सा भी नहीं है। अब नकुल शॉ के पास भारी मात्रा में प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस गार्ड के पास कोई भावनाएं नहीं थीं, वह बस कड़ाई से नियमों का पालन कर रहा था। प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स लेने के बाद गार्ड ने धीरे से अपना हाथ उठाया। दूर से आए मेहमानों, कृपया शहर में प्रवेश करें। नकुल शॉ की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ऑटोमेटॉन्स किसी लुटेरे से कम नहीं थे। कोई भी जान सकता था कि उसने जो प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स दिए थे, उनसे कई अर्थ ग्रेड पृथ्वी श्रेणी के हथियार खरीदे जा सकते थे। म्याओ म्याओ। लिटिल थीविंग कैट ने गोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरे को समेटा और प्राचीन लोहे के दरवाजों के बीच से आगे बढ़ गई। किसी भी गार्ड ने उन्हें नहीं रोका। 3 सम्मानित मेहमानों, आपको शहर में किसी भी सार्वजनिक इमारत को नष्ट करने या निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा और संभवतः हमारे द्वारा मार दिया जाएगा, विशाल ब्लेड वाले गार्ड ने चेतावनी दी और नकुल शॉ ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई के विश्लेषण के अनुसार उस विशाल ब्लेड वाले गार्ड की ताकत एक किंग राजा को टक्कर देने के लिए काफ़ी थी। कौन जानता था कि शहर में ऐसे कितने और गार्ड मौजूद थे? क्या उनसे भी अधिक शक्तिशाली कोई था?
आखिरकार ये गाद तो सिर्फ प्रवेश द्वार का रक्षक था। टा 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 पानी के नीचे की उस दुनिया में नकुल शॉ के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। वह थोड़ी थोड़ी दूरी पर सैनिकों के समूहों को देख सकता था। यहाँ जीवन की कोई आभा नहीं है। नकुल शॉ ने अपनी दिव्य आंख से चारों ओर स्कैन किया, लेकिन उसे कोई सजीव प्राणी नहीं मिला। मियाओ। लिटिल थीविंग कैट बेहद उत्साहित थी और हवा में कुछ तांबे के सिक्के उछालते हुए आगे बढ़ रही थी। रास्ते में वे कई ऊंची इमारतों के पास से गुजरे। कुछ में प्रवेश किया जा सकता था जबकि अन्य पर गार्ड थे। बिल्ली की गति आखिरकार तब धीमी हुई जब वे चांदी के फर्श वाले एक बड़े मैदान में पहुंचे। बीच में एक फव्वारा था और वहां एक मध्यम संगीत गूंज रहा था जो किसी की भी आत्मा को मंत्रमुग्ध कर सकता था। मियाओ। बिल्ली पास की ही एक दुकान में कूद गई। यह एक ऐसा भुला दिया गया शहर था जो अभी भी अपने अतीत के रूप में सुरक्षित था और आज भी पूरी तरह काम कर रहा था। सड़कों पर साफ सफाई करने वाले ऑटोमेटॉन्स लगे हुए थे। बिल्ली जिस दुकान में घुसी थी वह किताबों से भरी हुई थी। दूर से आए मेहमानों, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक पतली महिला ऑटोमेटॉन ने मीठी आवाज़ और दयालु मुस्कान के साथ पूछा। नकुल शॉ का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। ये किस तरह का अजीब शहर था? इस प्राचीन शहर के ऑटोमेटॉन्स बाहरी दुनिया के तंत्रों से कहीं बेहतर थे। मियाओ मियाओ। बिल्ली ने अपने पंजे हिलाए और महिला ऑटोमेटॉन से बात करने लगी। उसने एक मैप नक्शा खरीदने के लिए एक मध्यम श्रेणी का प्राइमल क्रिस्टल स्टोन दिया। प्रवेश शुल्क की तुलना में ये कीमत काफ़ी उचित थी। नकुल शॉ ने देखा कि इस नक्शे में पूरे शहर का लेआउट था और जब वह किसी क्षेत्र को देखता तो उस स्थान के बारे में पूरी जानकारी प्रकट हो जाती। जानकारी के अनुसार पास में ही एक प्राचीन खिलौनों की दुकान, एक पहचान सत्यापन की दुकान, एक यंत्रों मैकेनिज्म की दुकान और एक सामग्रियों की दुकान है। नकुल शॉ ने नक्शे पर नज़र डाली। इस स्थान पर वह सब कुछ था जो वर्ल्ड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस में मिलता है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक। सभी इमारतों के भीतर ऑटोमेटॉन्स मौजूद थे। मियाओ। बिल्ली फिर एक बड़ी इमारत में कूद गई। नक्शे के अनुसार यह एक ब्लैकस्मिथ टॉवर, लोहार की मीनार था जो मुख्य रूप से हथियारों के निर्माण और उन्हें मजबूत करने का काम करता था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक बड़े आकार के ऑटोमेटॉन ने कहा, जो एक मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जैसा दिखता था। मियाओ। बिल्ली ने अपना पंजा घुमाया और एक रहस्यमयी गहरे रंग का खंजर प्रकट हुआ। उस अधेड़ उम्र के ऑटोमेटॉन की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने शैडो किल इंपीरियल डैगर को हाथ में लिया और उसकी जांच करने लगा। बिल्ली ने फिर अपनी प्राचीन धातु की अंगूठी स्टोरेज रिंग में गोता लगाया और कुछ कीमती सामग्रियां तथा भारी मात्रा में प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स बाहर निकाल दिए। इस हथियार में सुन्न करने वाला प्रभाव नंबिंग इफेक्ट जोड़ने के लिए कुछ और सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आप उन्हें ठीक सामने वाली सामग्री की दुकान से खरीद सकते हैं, उस लोहार ऑटोमेटॉन ने कहा। मियाओ मियाओ। बिल्ली तुरंत सामने वाली सामग्री की दुकान की ओर दौड़ पड़ी। कई घंटों के बाद डिंग और शू की आवाज़ों के साथ उस लोहार ऑटोमेटॉन ने एक रहस्यमयी भट्टी से शैडो किल इंपीरियल डैगर को बाहर निकाला। खंजर की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे उस पर एक गहरे भूरे रंग की नक्काशी दिखाई देने लगी। इसका प्रभाव आजमाओ, नकुल शॉ ने उत्सुकता से कहा। मियाओ। बिल्ली ने खंजर घुमाया और धीरे से बालक प्रताप सिंह की बांह पर एक कट मार दिया, जिससे खून की एक छोटी सी लकीर बन गई। बालक प्रताप सिंह स्तब्ध रह गया। जिस बांह पर कट लगा था वहां से एक सुन्न कर देने वाला एहसास फैलने लगा और देखते ही देखते वह उसके पूरे शरीर में फैल गया। बालक प्रताप सिंह को इस प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए तुरंत अपने गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी की शक्ति को सक्रिय करना पड़ा। हेवेंस लेगेसी रेस वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, नकुल शॉ अत्यधिक आश्चर्यचकित था। यहाँ तक कि 3 स्टार महाशक्तियों के ग्रैंड मास्टर लोहारों में भी कुछ ही घंटों के भीतर शैडो किल इंपीरियल डैगर जैसे पौराणिक हथियार में सुन्न करने वाला प्रभाव जोड़ने की क्षमता नहीं थी। 3 सम्मानित मेहमानों, क्या कोई और हथियार है जिसे आप मजबूत करना या बनवाना चाहते हैं? लोहार महागुरु ने बेहद गर्मजोशी भरे लहजे में पूछा। लंबे समय से उसकी दुकान पर कोई मेहमान नहीं आया था और उसकी दुकान हर दिन प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स की खपत कर रही थी। क्या तुम इस हथियार को देख सकते हो? नकुल शॉ की हथेली से एक बर्फ नीले रंग का भाला स्पीयर आकार लेने लगा। बर्फ, जल और विद्युत के तत्वों वाला एक हथियार। रैंक 3 का यह हथियार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसमें इसकी मूल क्षमताओं का केवल एक हिस्सा ही बचा है। इसे ठीक करने के बाद इसकी ठंडक चिल की शक्ति 80% तक बढ़ सकती है और यह एक रक्षात्मक बर्फ के कवच, एक बर्फ के ड्रैगन और अन्य रूपों में बदलने में सक्षम हो जाएगा। अध्याय 712 हेवंस डेफाइंग फैक्शन, आकाश विरोधी गुट।
इसे ठीक करने के बाद इसकी ठंडक की शक्ति 80% तक बढ़ सकती है और यह एक रक्षात्मक बर्फ के कवच, एक बर्फ के ड्रैगन और अन्य रूपों में बदलने में सक्षम हो जाएगा। लोहार की बात सुनकर नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे हमेशा से लगता था कि आइस इंपीरियल स्पीयर, बर्फ का शाही भाला, बहुत पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ठीक होने के बाद यह भाला अलग अलग रूपों में बदलने की क्षमता हासिल कर लेगा। यदि ऐसा था तो नकुल शॉ की रक्षात्मक शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत होने वाली थी। इसे मजबूत करो, नकुल शॉ ने बिना किसी देरी के निर्णायक रूप से भुगतान कर दिया। उसके पास बर्फ तत्व आइस एलिमेंट की कई सामग्रियां थीं। आखिरकार उसने पर्पल सेंट रूइंस, डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन और कई राजाओं को हराकर युद्ध के लूट के रूप में भारी संसाधन हासिल किए थे। लोहार महागुरु ने प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स का वह बड़ा ढेर लेते हुए एक गर्मजोश मुस्कान बिखेरी। हालांकि नकुल शॉ को इतनी भारी कीमत चुकाने में थोड़ा दर्द हो रहा था, फिर भी बाहरी दुनिया में किसी महागुरु लोहार को काम पर रखने की तुलना में ये काफ़ी सस्ता था। हेवेंस लेगेसी रेस की सभ्यता इंसानी कल्पना से कोसों आगे थी। नकुल शॉ को इस प्रजाति के बारे में पड़ी हुई बातें याद आने लगीं। हेवेंस लेगेसी रेस एक मानव जैसी दिखने वाली प्रजाति थी जो शारीरिक रूप से न तो बहुत ताकतवर थी और न ही उनकी रक्तरेखा ब्लडलाइन में कोई असाधारण बल था। लड़ने के मामले में वे शायद एक सामान्य इंसान को भी न हरा पाएं, लेकिन वे ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान थे। उनकी रचनात्मकता और दिमागी क्षमता के सामने प्राचीन प्रजातियां एंशिएंट रेस भी सिर झुकाती थीं। इस शहर में ऐसी अविश्वसनीय चीज़ें थीं जिन्हें देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। अब जाकर नकुल शॉ को लगा कि प्रवेश शुल्क के रूप में दी गई कीमत पूरी तरह वसूल हो चुकी थी। 1 घंटे बाद डिंग डिंग बैम, उस ऑटोमेटॉन लोहार ने रहस्यमयी भट्टी से एक बर्फ शीतल नीला भाला बाहर निकाला। इस बार ये प्रक्रिया लिटिल थीविंग कैट के हथियार से भी तेज रही। नकुल शॉ ने जैसे ही उस बर्फ नीले भाले को अपने हाथ में लिया, वह उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडक को महसूस कर सकता था। वेन टिल्ड वह बर्फ नीला भाला अचानक तरल रूप में बदलने लगा और नकुल शॉ के पूरे शरीर पर एक रक्षात्मक आइस आर्मर, बर्फ का कवच बनकर फैल गया। उस कवच से एक ऐसी ठंडी आभा निकल रही थी जो कई मील के दायरे में आने वाले किसी भी जीव को तुरंत जमा सकती थी। जब तक नकुल शॉ इस कवच को पहने रहता, तब तक वॉर्ड गॉड्रियलम से नीचे का कोई भी योद्धा उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगले ही पल वह कवच 2 विशाल बर्फ के ड्रैगनों के रूप में बदल गया, जो नकुल शॉ के चारों ओर घूमते हुए आक्रामक मुद्रा में आ गए। भाग्यवश ये हेवेंस लेगेसी रेस का एक प्राचीन शहर था, इसलिए उस भयानक ठंडक को यहाँ की एक अज्ञात शक्ति द्वारा सोख लिया गया। बहुत बढ़िया, अद्भुत। नकुल शॉ अत्यधिक संतुष्ट था और उसने उस भाले को अपनी रक्तरेखा के भीतर समाहित कर लिया। बालक प्रताप सिंह ये सब ईर्ष्या जलन भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन इस समय उसके पास प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स की कमी थी, इसलिए वह कुछ भी खरीदने में असमर्थ था। वह इंसान, बच्चा और बिल्ली उस दुकान से बाहर आ गए। मियाओ मियाओ, चोर बिल्ली ने नक्शा निकाला और नकुल शॉ के साथ मिलकर उसकी जांच करने लगी। इस शहर में अतीत की कई शक्तिशाली और काम की चीज़ें अभी भी सुरक्षित थीं और नकुल शॉ उनका पूरा फायदा उठाना चाहता था। द 10,000 ब्लड पैलेस 10,000 रक्त महल रक्तरेखाएं प्रदान कर सकता है और उन्हें मजबूत बना सकता है। द व्हील ऑफ डेमोनिफिकेशन राक्षसीकरण का कुआं पालतू जानवरों की युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है। द एरे टावर व्यूह और उन्हें बेहतर बनाने के तरीके प्रदान करता है। द डिवाइन टेक्निक्स पैलेस तकनीकों को बेचता है और कल्टीवेशन से जुड़े सवालों के जवाब देता है। नकुल शॉ की निगाहें शहर के कुछ सबसे प्रमुख स्थानों पर टिक गईं। इनकी तुलना में वह लोहार की दुकान तो बेहद सामान्य थी। इन खास जगहों के पास अकल्पनीय क्षमताएं थीं। 10,000 ब्लड पैलेस तो सीधे नई रक्तरेखाएं भी प्रदान कर सकता था। ऐसा कहा जाता है कि हेवेंस लेगेसी रेस ने 10,000 एंशिएंट रेसेस 10,000 प्राचीन प्रजातियों की रक्तरेखाओं के मूल पर शोध किया था और उनकी नकल करने की भी कोशिश की थी, बालक प्रताप सिंह ने फुसफुसाते हुए कहा। इस शहर को देखकर हेवेंस लेगेसी रेस से जुड़ी वो किंवदंतियां सच साबित हो रही थीं। क्या हेवेंस लेगेसी रेस वास्तव में 10,000 प्राचीन प्रजातियों की रक्तरेखा प्रदान कर सकती है? नकुल शॉ को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वह उत्सुकता से भरा हुआ 10,000 ब्लड पैलेस के भीतर चल दिया। वह महल विशाल था, उसमें 50 या 60 मंजिलें थीं। प्रत्येक मंजिल पर खून से भरे हुए कुंड बने थे और वहां से नलिकाएं पाइप हर तरफ फैली हुई थीं। प्रिय मेहमान, क्या आप एक नई रक्तरेखा चाहते हैं या अपनी मौजूदा रक्तरेखा को मजबूत करना चाहते हैं? खून के रंग की रोशनी से घिरी एक सुंदर महिला ऑटोमेटॉन ने मुस्कुराते हुए नकुल शॉ और उसके साथियों की तरफ देखा।
नकुल शॉ ने अपनी दिव्य आंख गॉड स्पिरिचुअल आई से उसे स्कैन किया और पाया कि इस महिला के भीतर भी जीवन का कोई अंश नहीं था। एक नई रक्तरेखा प्राप्त करने की क्या कीमत है? नकुल शॉ ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह की रक्तरेखा चाहिए। उस सुंदर महिला ने धीरे से अपने हाथ को हवा में लहराया और सामने एक स्क्रीन प्रकट हो गई जिसमें हजारों अलग अलग रक्तरेखाओं की सूची थी। क्या आप 10,000 प्राचीन प्रजातियों की रक्तरेखाएं प्रदान कर सकती हैं? नकुल शॉ ने पूछा। 10,000 प्राचीन प्रजातियों की रक्तरेखाएं ही वे दुनिया की शीर्ष रक्तरेखाएं हैं और बेहद महंगी हैं। हमने 300 अलग अलग प्रजातियों की रक्तरेखाओं को इकट्ठा किया है जिन्हें आपके भीतर प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। महिला ने हाथ आगे बढ़ाया और स्क्रीन पर तुरंत वे प्राचीन रक्तरेखाएं दिखाई देने लगीं। क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकती हो? नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह स्तब्ध रह गए। बेशक, स्क्रीन पर जो रक्तरेखाएं थीं वे मुख्य रूप से सैकड़ों या हजारों की रैंकिंग वाली थीं। शीर्ष 100 में केवल 4 या 5 प्रजातियां ही थीं जिनमें हेवन सन बैटल रेस स्वर्गीय सूर्य युद्ध प्रजाति की रक्तरेखा शामिल थी। आमतौर पर इनमें से किसी भी प्राचीन रक्तरेखा को प्राप्त करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन अब चूंकि इस शहर का मालिक यहाँ नहीं है और शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स की सख्त जरूरत है, इसलिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, महिला ने समझाया। नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह ने एक दूसरे को देखा। ये ब्रह्मांड की शीर्ष 10,000 प्राचीन प्रजातियों की रक्तरेखाएं थीं। हालांकि जब नकुल शॉ ने उनकी कीमतों पर नजर डाली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अकेले हेवन सन बैटल रेस की रक्तरेखा की कीमत नकुल शॉ की कुल संपत्ति से भी कहीं अधिक थी। आखिरकार ये शीर्ष 100 में शामिल थी। ये कीमत तो 50% की छूट के बाद की है। अब इसमें किसका दोष है कि इस शहर ने अपनी ऊर्जा का मुख्य स्रोत खो दिया है? वह महिला निराश लग रही थी। क्या इसे थोड़ा और सस्ता नहीं किया जा सकता? नकुल शॉ उन प्राचीन रक्तरेखाओं को देखकर बेहद लालायित था। उसकी आंख की रक्तरेखा आई ब्लडलाइन ने उसे केवल एक बुनियादी मिश्रण की शक्ति दी थी। एक पूरी नई रक्तरेखा को प्रत्यारोपित करना वास्तव में बहुत महंगा है, लेकिन यदि आपके पास पहले से ही कोई रक्तरेखा है और आप उसे एक प्राचीन रक्तरेखा के स्तर तक मजबूत करना चाहते हैं तो कीमत प्रत्यारोपण की तुलना में 1/3 या 1/5वां हिस्सा ही होगी। महिला ने एक नया विकल्प दिया। ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। नकुल शॉ ने सहमति में सिर हिलाया। मजबूत करने से पहले उन्हें उसकी रक्तरेखा की जांच करनी थी। नकुल शॉ जल्द ही कई हाथों वाली एक अजीब मशीन के सामने बैठ गया और उस मशीन ने नकुल शॉ के शरीर में एक सुई चुभा दी। एक अज्ञात रक्तरेखा का पता चला है। मजबूत करने में असमर्थ उस बहुहाथों वाली मशीन से एक यांत्रिक आवाज आई। नकुल शॉ का दिल धक से रह गया। वह भूल गया था कि उसकी आंख की रक्तरेखा एक बेहद अनूठी और विशेष प्रकार की रक्तरेखा थी। प्राचीन आइस वाटर बर्फ जल रक्तरेखा के वंशजों की रक्तरेखा का पता चला है, जो एक ड्रैगन प्रकार की रक्तरेखा और प्राचीन प्रजाति का आधार है। इसे मायास्टिक आइस स्केल रेस रहस्यमयी बर्फ शल्क प्रजाति में मजबूत किया जा सकता है, जो 89वें स्थान पर रैंक है। चूंकि आपका रक्तरेखा का आधार पहले से ही बहुत मजबूत है और इसमें प्राचीन प्रजाति का आंशिक अंश शामिल है, इसलिए इसकी कीमत प्रत्यारोपण की तुलना में केवल 10वां हिस्सा ही होगी। उस सुंदर महिला के चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया जब उसने नकुल शॉ को ये रिपोर्ट सुनाई। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि नकुल शॉ की आंख की रक्तरेखा आखिर क्या थी, जिसे वह बहुहाथों वाली मशीन भी नहीं पहचान पाई थी। इसके ऊपर उसके पास एक प्राचीन प्रजाति की रक्तरेखा का आधार भी था। यदि आप अपनी आंख की रक्तरेखा का स्रोत हमें देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी रक्तरेखा को पूरी तरह मुफ्त में मजबूत कर सकती हूँ। महिला की आंखों में एक लालच भरी चमक आ गई। नहीं धन्यवाद, नकुल शॉ ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। वह भला अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई का रहस्य किसी और को क्यों सौंपता? तो क्या आप अपनी रक्तरेखा को मायास्टिक आइस स्केल रेस में मजबूत करना चाहते हैं? ये रक्तरेखा आपकी ताकत को 2 गुना और आपकी रक्षात्मक शक्ति को 3 गुना बढ़ा देगी, महिला ने पूछा। हाँ, नकुल शॉ तैयार हो गया, जबकि बालक प्रताप सिंह जल भुनकर खाक हो रहा था। नकुल शॉ भले ही एक पूरी नई रक्तरेखा के प्रत्यारोपण की कीमत न चुका पाता, लेकिन चूंकि उसका आधार पहले से ही प्राचीन प्रजाति के करीब था, इसलिए कीमत केवल 10वां हिस्सा ही थी। फिर भी ये कीमत चुकाने में नकुल शॉ की हालत खराब हो गई। आखिरकार उसने अपनी प्राचीन धातु की अंगूठी स्टोरेज रिंग में मौजूद आधी धन दौलत गंवा दी, जिससे उसका दिल बैठ रहा था। भुगतान करने के बाद नकुल शॉ को 45वीं मंजिल पर स्थित एक ताबूत कॉप्स के पास ले जाया गया। आपको बस 1 दिन और 1 रात के लिए यहाँ सोना होगा, महिला ने कहा, और एक अजीब नीले रंग की रक्तरेखा ने नकुल शॉ की रक्तरेखा को घेर लिया। उसी समय दर्जनों सुइयां नकुल शॉ के शरीर और उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं में चुभ गईं। म्याओ म्याओ,
चोर बिल्ली अपने शैडो किल इंपीरियल डैगर से खेलने लगी और बालक प्रताप सिंह के साथ वहीं इंतजार करने लगी। 10,000 प्राचीन प्रजातियों में से एक की रक्तरेखा का प्रत्यारोपण, ये वास्तव में प्रकृति के नियमों के विपरीत आकाश विरोधी है, एक ऐसा भाग्य जो दर्जनों सहस्राब्दियों में भी किसी को नहीं मिलता। बालक प्रताप सिंह ने एक गहरी सांस ली। उसकी नज़र में ये प्राचीन रक्तरेखाएं अमूल्य थीं। यदि वे हेवेंस लेगेसी रेस के इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते तो वे चाहे कितने भी अमीर क्यों न होते, कभी भी अपनी रक्तरेखा को इस स्तर तक मजबूत नहीं कर पाते। इसके ऊपर नकुल शॉ की रक्तरेखा 89वें स्थान पर मौजूद मायस्टिक आइस स्केल्ड रेस में बदल रही थी। इस रक्तरेखा की रैंकिंग हेवन सन बैटल रेस से भी ऊंची थी। यहां चुनने के लिए उपलब्ध सभी रक्तरेखाओं में से मायस्टिक आइस स्केल्ड रेस शीर्ष 3 में शामिल थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि हेवेंस लेगेसी रेस का एंशिएंट रेस रिवाइवल प्लान, प्राचीन प्रजाति पुनरुत्थान योजना सफल हुआ था या नहीं? बालक प्रताप सिंह ने उत्सुकता से पूछा। हेवेंस लेगेसी रेस दुनिया की सबसे बुद्धिमान और रचनात्मक प्रजाति थी। प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार इस प्रजाति के पास अनगिनत योजनाएं थीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध टाइम मशीन प्लान, समय यात्रा योजना और एंशिएंट रेस रिवाइवल प्लान थीं। ये योजनाएं बेहद महत्वाकांक्षी थीं। टाइम मशीन का उद्देश्य समय में पीछे जाकर इतिहास को बदलना और असीमित संसाधन हासिल करना था। ऐसा करने के लिए उन्होंने लाइट रेस प्रकाश प्रजाति को पकड़ने की कोशिश की थी, जिससे पूरी की पूरी सभ्यताएं तबाह हो गई थीं। वहीं प्राचीन प्रजाति पुनरुत्थान योजना का उद्देश्य प्राचीन प्रजातियों की रक्तरेखा को हासिल करना था। वह महिला हैरान रह गई। तुम वास्तव में उस योजना के बारे में जानते हो? जो भी हो, वह हेवेंस लेगेसी रेस के हेवेंस डेफाइंग फैक्शन, आकाश विरोधी गुट का एक परम रहस्य है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। हेवेंस डेफाइंग फैक्शन, जैसा कि मैंने सोचा था। बालक प्रताप सिंह का दिल कांप उठा और वह अत्यधिक उत्साहित हो गया। उसने इतिहास के सबसे बड़े पौराणिक रहस्यों में से एक को छू लिया था। भले ही हेवेंस लेगेसी रेस एक ही प्रजाति थी, लेकिन उनके भीतर 2 गुट थे। एक था हेवेंस डेफाइंग फैक्शन, आकाश विरोधी गुट, और दूसरा था सेज फैक्शन, संत गुट। हेवेंस डेफाइंग फैक्शन को एक महत्वाकांक्षी गुट के रूप में जाना जाता था जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाता था। वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली रक्तरेखाओं की नकल करना और उन पर नियंत्रण पाना चाहते थे, जबकि सेज फैक्शन प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहता था और स्वर्ग और पृथ्वी का समर्थन करता था। अगर मैं सही हूं तो यह हेवेंस डेफाइंग फैक्शन द्वारा पीछे छोड़ा गया एक गुप्त शहर है। बालक प्रताप सिंह की आंखें एक अनोखी चमक के साथ टिमटिमा उठीं।